नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में जो करंट अफेयर बना है इन टॉपिकों से, चाहे वो स्टेट का हो, रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड हो, अवार्ड, ऑनर, अपॉइंटमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। साथ साथ इनका स्टैटिक जीके भी आपको बताता हुआ चलूँगा, जो कि आपके वनडे वाले एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है, रेलवे हो, एसएससी हो या कोई और एग्ज़ाम्स हो, उनमें आपको स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उनको यहाँ पर मैं कवर करता हुआ चलूँगा हर करंट अफेयर के। ठीक है, सबसे पहले बात होगी स्टेट की। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी स्टेट लेवल के करंट अफेयर की। तो स्टेट में जो न्यूज़ बनी है उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है गोवा से। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी, जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि उनके यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता है जो मोदी सरकार ने 2020 में लॉन्च की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको हायर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब जो उनके हायर एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस सिलेबस को लागू किया जाएगा। याद रखिएगा, ये गोवा ऐसा करने वाला 100% करने वाला पहला स्टेट बना है। वैसे एनईपी को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला कर्नाटका पहला स्टेट बना था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 100% अपने यहाँ पर एनईपी हायर एजुकेशन में लागू करने वाला गोवा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने ये अनाउंस किया है। प्रमोद सावंत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और एनईपी को एक्सेप्ट करने वाला कर्नाटका पहला स्टेट बना था, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करें तो गोवा के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। गोवा की कैपिटल पणजी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने डेलॉयट, ये आप देख सकते हैं, डेलॉयट नाम की एक कंपनी है, उसके साथ कोलैब किया है, मतलब एमओयू साइन किया है कि भाई आप हमको ना अलग अलग सजेशन देंगे, जिससे कि हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड आप अलग अलग हमको सजेशन देंगे, जिससे कि हम अपनी जो स्टेट की इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन तक मार्क कर सकें, मतलब वहाँ तक पहुँच सकें। ये उत्तर प्रदेश का एक टारगेट है। इसके लिए इन्होंने डिलॉयट कंपनी के साथ मतलब एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे कि यूपी गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं और साथ साथ जो डिलॉयट के कंसल्टेंट हैं, ये दोनों आपस में एक टेबल पर बैठकर कंसल्ट करेंगे कि ये कमियां हैं, आप इनको सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, $1 ट्रिलियन तक हो सकती है। इसके लिए यूपी सरकार और उनके बीच में साइन अप हुआ है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और कैपिटल यहाँ की लखनऊ है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट किस सिटी में, किस स्टेट में या किस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। तो ये आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में ये उपस्थित है। ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस स्टेट का हाई कोर्ट कैपिटल में अवेलेबल है वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस स्टेट का हाई कोर्ट कैपिटल के अलावा किसी सिटी में अवेलेबल है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पटना में है बिहार का हाई कोर्ट, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे राजस्थान का पूछा जाता है क्योंकि उसका हाई कोर्ट कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, जहाँ कैपिटल में नहीं मिलेगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अपने यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने पंचामृत योजना को लॉन्च किया। अब ये योजना क्या है, अमृत बांटा जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसी पूरी एक स्कीम बनाई गई, योजना बनाई गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिससे कि टेक्निकल सपोर्ट किसानों को दिया जाएगा। जैसे
जैसे कैसा टेक्निकल सपोर्ट? ऐसा टेक्निकल सपोर्ट कि मान लीजिए किसान की एक खेती है, उसमें वो 2 फसल करता है, उसको लगता है कि 2 ही फसल हो सकती हैं क्योंकि मेरे पूर्वज लोग 2 ही फसल अभी तक करते हुए आ रहे थे। अब उसको टेक्निकल मतलब एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा जो उसको सपोर्ट करेगा, उसको बताएगा कि भाई तुम अपने इस खेत में क्या क्या करके अपने बेनिफिट्स को बढ़ा सकते हो। सरकार के द्वारा यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट का मतलब ये भी है कि इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे नॉमिनल दाम पर, मतलब कुछ सब्सिडी सरकार देगी, कुछ किसानों को खुद लगानी पड़ेगी। तो इससे जो अगर किसानी में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है कि खेती से जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ करेगा, और इंक्रीज़ करने के साथ साथ कम मेहनत पर इंक्रीज़ करेगा। इसीलिए सरकार ने ये सारी पूरी एक स्कीम को एक योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया है, जो कि है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाएंगे जिससे कि किसान की जो इनकम है उसको डबल किया जा सके। टारगेट रखा है इन लोगों ने कि हम 2027 और 2029 तक एटलीस्ट किसान की जो आय है उसको डबल कर देंगे। पहले 2025 था, पहले 2022 था, उसके बाद 2025 रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्कीम नहीं लगा रखी है। अब स्टेट गवर्नमेंट अपने क्षेत्र में काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि सरकार किसानों की जो इनकम है वो बेहतर की जा सके। वैसे पहले के मुकाबले किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेहूं और आप चावल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट जिसने डिसाइड किया है कि उनका एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक गांव ऐसा हो जो कि संस्कृत बोलता हो। अब ऐसा करने के लिए अलग अलग स्कीम इनको लॉन्च करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए काफ़ी खर्चा भी ये लोग करने को तैयार हैं। आपको बता दूं पूरे देश में एक ही स्टेट ऐसा है कर्नाटका जहां पे एक गांव ऐसा है जहां पर संस्कृत बोली जाती है, और कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसके पूरे गांव में संस्कृत वगैरह का नॉलेज हो। तो उत्तराखंड अपने यहाँ पर चाहती है कि वो कुछ ऐसा करे, मतलब अलग अलग स्कीम्स बनाए, डेवलपमेंट करे, लोगों को प्रमोट करे जिससे कि लोग संस्कृत की तरफ आकर्षित हों और एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव ऐसा अवेलेबल हो जाए जो कि संस्कृत बोलता हो। और ऐसा करने वाले ऐसा पहले स्टेट बने हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं इस समय, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून विंटर की और गैरसैंण समर की। उत्तराखंड के गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंट किया। क्या डेवलपमेंट किया? इन्होंने चिराग प्रोग्राम को लॉन्च किया। अब चिराग प्रोग्राम क्या है? ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं इनको हेल्प करेगा ये अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लेने में, और वो भी सरकार के द्वारा सब्सिडी प्राप्त, मतलब उनको पैसा नहीं खर्च करना है। अगर उनके पास क्वालिटी है, वो पढ़ने के इच्छुक है और बाकियों से बेहतर है, तो उनको अच्छे प्राइवेट स्कूल में हरियाणा के ये लोग दाखिला दिलवाएंगे। कौन लोग? सरकार की इस स्कीम के अंतर्गत उनको दाखिला मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, और एडमिशन के साथ उनकी जो फीस है वो सरकार के द्वारा सब्सिडाइज होगी, मतलब सरकार के द्वारा उसको सपोर्ट मिलेगा, और जो भी फीस वगैरह है वो सरकार के माथे जाएगी, बच्चों के नहीं। तो याद रखिएगा ये चिराग स्कीम है, इसमें EWS के जो स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट देने की कोशिश की गई है, जिससे कि जो उनकी पढ़ाई का स्तर है वो अगर बेहतर है तो उसको और बेहतर किया जा सके। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा की सरकार को लीड कर रहे हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर के पद पर काम कर रहे हैं। और बंडारू दत्तात्रेय, कौन? बंडारू दत्तात्रेय इसके इस समय पर कौन है? गवर्नर है। बात की जाए चीफ मिनिस्टर, इसकी फुल फॉर्म, चिराग की ना फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप फुल फॉर्म देखकर भी पहचान सकते हैं, और साथ साथ मतलब एजुकेशन में इक्वल लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है। इससे बेनिफिट ही होगा जो इकोनॉमिक वीकर के स्टूडेंट्स हैं उनको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाई जाएगी कहाँ पर? अभी वैसे इस समय पर कहाँ पर है?
तो आंसर हो जाएगा अभी इस समय पर तेलंगाना में अवेलेबल है सबसे बड़ी भारत की। यहां पर बात की जाए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान जी ने अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश के खांडवा में यह सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट को डेवलप करेंगे। याद रखिएगा यह अनाउंसमेंट बड़ा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सरकार को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ही ये अनाउंसमेंट की है और यहाँ की कैपिटल है भोपाल और गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। अगले क्वेश्चन की बात करें, केरला चीफ मिनिस्टर, केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन साहब, कौन? पिनरई विजयन साहब, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, आंगनवाड़ी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको उनके खाने में अंडा और मिल्क भी दिया जाएगा, एग और मिल्क भी दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत इन्होंने एग एंड मिल्क स्कीम को लॉन्च किया है आंगनवाड़ी बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस के लिए। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिसेंटली में अभी नाश्ता जो ब्रेकफास्ट स्कीम है वो भी लॉन्च की गई, किस स्टेट के द्वारा की गई? तो आंसर होगा तमिलनाडु के द्वारा। इन्होंने, तमिलनाडु की जो सरकार है एम के स्टालिन साहब ने ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया। ब्रेकफास्ट स्कीम क्या है? ब्रेकफास्ट स्कीम ये है कि जो पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग में नाश्ता वगैरह भी दिया जाएगा खाने में। तो ये अलग अलग स्कीमें चल रही हैं केरल और तमिलनाडु। कंफ्यूज पेपर में मत होइएगा कि एग एंड मिल्क स्कीम और ब्रेकफास्ट स्कीम किसकी है। ब्रेकफास्ट तमिलनाडु की है और एग एंड मिल्क स्कीम केरला की है। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश जो कि एग्री इंफ्रा फंड में, मतलब एग्रीकल्चर का जो उनको फंड मिला था उसके यूटिलाइजेशन में सबसे आगे रहा, सबसे टॉप पोजीशन पर रहा। और जो ये अनाउंसमेंट है ये हमारे इस समय पर यूनियन मिनिस्टर है भारत सरकार में नरेंद्र सिंह तोमर साहब के द्वारा किया गया। याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अनाउंस किया है कि सभी स्टेट्स के कंपेयर में जो आंध्र प्रदेश है वो टॉप पर रहा है एग्री इंफ्रा फंड के यूटिलाइजेशन में। याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर जो कि इस समय पर हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर के हैं, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि आंध्र प्रदेश ने एग्री इंफ्रा फंड के यूटिलाइजेशन में टॉप पोजीशन प्राप्त की है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये किस ईयर के लिए अनाउंस किया गया है? तो 2021-2022 के लिए अनाउंस किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा अपडेट भी आती है। क्यों आ रही है? क्योंकि ईडी वगैरह वहाँ पे छापे वगैरह मार रही है, लोगों के पास पैसा मिल रहा है जो सरकार से कहीं ना कहीं लिंक है, और बहुत ज़्यादा घोटाले जो वैकेंसीज़ वगैरह में, टीचिंग की वैकेंसीज़ वगैरह में घोटाले की बात की जा रही है, जिसका पैसा भी ईडी को मिला। तो वहाँ पर बहुत अपडेट हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन उनके हिसाब से भी है। याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल ने अपने यहाँ पर 7 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए। अब इनके पास टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। पहले इनके पास 23 थे, अब इन्होंने 30 डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं वेस्ट बंगाल में। याद रखिएगा ममता बनर्जी जी के द्वारा वेस्ट बंगाल की सरकार चलाई जा रही है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर बात की जाए तो ममता बनर्जी ने ही ये अनाउंस किया है कि अब हमारे यहाँ पर 7 नए डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, केरला ने 2020 और 21, जो 2020 और 21 में बैठक हुई थी, बैठक का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठक उन्होंने की है वो सबसे ज़्यादा की है। सबसे ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उस समय पर कोरोना वायरस चल रहा था, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने 60 प्लस बैठक टोटल की थी, मतलब 61 डे बैठक इन्होंने की है। लेकिन आप कंपेयर अगर करना चाहें तो सबसे कम बैठक की है 11, किसने? मणिपुर ने। और उत्तर प्रदेश का इसी में हाल बताऊं तो टोटल इन्होंने बैठक 13 की हैं 2021 के पूरे सेशन में। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के समय होते हुए भी केरला ने सबसे ज़्यादा बैठकें की हैं, वो है 61 डे की इन्होंने सेशन अपना चलाया है, और इस पे ये टॉप पर रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात
और केरल की तो बात कर ले तो केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और उनके चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुजरात पहला इंडियन स्टेट ऐसा बना जो कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च कर चुका है। 5 साल का पूरा इन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिससे कि अपने यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बेहतर मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सके, बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सके, जिससे कि सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है ये गुजरात में फले फूले। इसके लिए इन्होंने पूरी पॉलिसी के साथ मैदान पर उतरे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मतलब 2022 से 27 तक का टारगेट रखा गया है जिससे कि सेमीकंडक्टर के जो क्षेत्र है उसको बेहतर किया जा सके, जिससे सेमिकन सिटी गुजरात की गवर्नमेंट चाहती है कि उनके यहाँ पर डेवलप हो, इसीलिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इन्होंने डेवलप किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका था लेकिन इस वीडियो में जो अगले 10 वेटलैंड बने हैं उनकी चर्चा करूंगा। लास्ट वीडियो में जो मैंने 5 वेटलैंड लास्ट में बने थे उनकी चर्चा की है। आपको बता दूं रिसेंटली में अपडेट हुआ, क्या हुआ, पहले भारत के पास टोटल 49 वेटलैंड साइट थी, मतलब रामसर साइट्स थी, लेकिन कुछ समय पहले इनमें 5 इंक्लूड हुई तो टोटल भारत के पास हो गई थी 54 वेटलैंड साइट। लेकिन उसके बाद फिर से अपडेट हुआ और भारत के पास टोटल हो गई इस समय पर 64 वेटलैंड साइट, मतलब पहले 54 थी, उसके बाद पहले 49 थी, उसके बाद 5 और ऐड हुई तो 54 हो गई, 54 में 10 और ऐड हुई, तो अब टोटल भारत के पास जो वेटलैंड साइट्स हैं वो 64 हो चुकी है। याद रखिएगा ये जो साइट्स हैं इससे क्या बेनिफिट मिलता है, तो इससे ना जो मतलब पब्लिक है उसका रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि भाई अब आप इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कंजर्वेशन के अंतर्गत आ चुकी है, मतलब इसे वेटलैंड घोषित कर दिया गया है और आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है अब आप इसमें अगर वहाँ की अथॉरिटी चाहे तो करने देगी, नहीं चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो रामसर साइट्स वो साइट्स होती हैं जैसे पानी का एक एरिया हो गया, दलदली एरिया हो गया, उन सभी जो काफ़ी बेहतर दिखने में होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होते हैं, उस एरिया को कहा जाता उस एरिया को अनाउंस किया जाता है कि वेटलैंड साइट्स हैं। भारत में टोटल कितनी है, 64 है, याद रखिएगा। और ये जो वेटलैंड साइट्स है ये घोषित कब से की जा रही हैं, मैं आपको बता दूं रामसर कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था, 1971 में। 1971 में 2 फरवरी को हुआ था, 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे भी ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और उसके बाद ये जो फोर्स में आया इसको लागू किया गया 1975 में किया गया, 1975 में, लेकिन भारत उस समय पर पार्ट नहीं था। भारत इसका पार्ट कब बना, तो 1982 में भारत इसका पार्ट बना और भारत ने मतलब रामसर कन्वेंशन को अपने लेवल पर एक्सेप्ट किया है और इस समय पर भारत में 64 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, याद रखना है। ये 10 कौन कौन सी रामसर साइट्स बनी है तो आपको बता दूं, तमिलनाडु में 6 बनी है, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन 4 स्टेट्स में एक रामसर साइट्स बनी है। ये सारे नाम हैं, आप एक बार देख सकते हैं। कुंथलकुलम बर्ड सेंचुरी जो कि रामसर साइट घोषित हुई है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि कुंथलकुलम बर्ड सेंचुरी कहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको बताना पड़ेगा ये इस स्टेट में अवेलेबल है। जैसे सातकोशिया जॉर्ज जो है वो भी रामसर साइट घोषित हुई, उड़ीसा में है ये। नंदा लेक गोवा में है, ये एक रामसर साइट घोषित हुई। गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है रामसर साइट। और रंगा नैथुट्टू बर्ड सेंचुरी भी कर्नाटका में है, रामसर साइट घोषित हुई। वेम्बा नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं केरल के लिए, लेकिन ये तमिलनाडु में है और ये भी रामसर साइट घोषित हुई। वेल्योर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, रामसर साइट घोषित हुई। और सिद्धपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है, कौन, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है जो कि रामसर साइट घोषित हुआ। वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, रामसर साइट घोषित हुई। और उदयामर्त थंडापुरम
उदयमंथनदापुरम जो कि बर्ड सेंचुरी है, तमिलनाडु की है। और ये 6 टोटल तमिलनाडु की 6 साइट्स हैं जिनको रामसर साइट घोषित किया गया। कहीं लगा लीजिएगा दीवार पे और याद करने की कोशिश कीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये 5 है जो लास्ट टाइम बनी थी, उसमें भी 3 थी तमिलनाडु की और उसके बाद 2 थी, एक थी मिजोरम की और एक थी मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए आगे बात करें। टोटल भारत में 64 हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की एक वुमेन है जिनका नाम है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल चाइन की जो यांग हुयान है, जो एशिया की रिचेस्ट वुमेन है, उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दूं, यांग हुयान जो कि लॉन्गफर की फाउंडर और सीईओ है और उनको अब इन्होंने पीछे छोड़ा है। सावित्री जिंदल इनका नाम है। ये एशिया की रिचेस्ट वुमेन बन चुकी हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सावित्री जिंदल जो कि ओपी जिंदल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, मतलब चेयरपर्सन के पद पर काम कर रही हैं। इन्होंने चाइना की यांग हुयान को पीछे छोड़ा है, याद रखेंगे। लॉन्गफर की वो कंपनी की फाउंडर है। अगला क्वेश्चन है, पार्ले जी बहुत ज़्यादा बचपन में खाया वाया करते थे, तो पार्ले अभी भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की कैटेगरी में लीडिंग कंपनी के रूप में उभरा हुआ है। मतलब अभी भी इसको काफ़ी ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं बाकी दूसरे जो बिस्किट्स वगैरह की कंपनी है उनके कंपेयर में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी अभी रिसेंटली में टॉप पर रही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी भारत की में, तो आंसर होगा कौन सी कंपनी, तो पार्ले जी। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चंस आएंगे किसके, अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड। तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है और ये अभी रिसेंटली में इनके घर वालों को दिया गया, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुनीत राजकुमार बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे, कर्नाटका के एक बेहतरीन एक्टर है, इनकी डेथ हो गई है और मतलब शायद हार्ट अटैक वगैरह से हुई है और काफ़ी यंग थे, फिट थे, उसके बावजूद भी इस तरीके से उनकी डेथ हुई, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही है। तो कर्नाटका रत्न इनको अभी रिसेंटली में मिला है, मृत्यु के बाद मिला है, याद रखिएगा। बसवराज एस बोम्मई साहब जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया, मतलब इनके घर वालों को दिया गया। पुनीत राजकुमार जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन अमेरिकन आर्या वाल्वेकर को मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब दिया गया। याद रखिएगा, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब आर्या वाल्वेकर को मिला है। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। दलाई लामा बुक वगैरह लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा बिकती हैं इनकी बुकें। तो दलाई लामा को अभी लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, लद्दाख की जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि लद्दाख का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसको मिला है, तो आंसर हो जाएगा दलाई लामा को दिया गया। अब यहाँ से बात करेंगे हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR में नल्ला थम्बी कैले सेल्वी जो कि पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR में, पूछा जा सकता है। शेखर मांडे की जगह इन्होंने ली है, याद रखिएगा, पहली महिला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नल्ला थम्बी कैले सेल्वी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और CSIR को फाउंड किया गया था 1942 में, प्राइम मिनिस्टर साहब इनके प्रेसिडेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऑयल इंडिया के, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में अवेलेबल है, इसको फाउंड किया गया था 1959 में और रंजीत रथ जी इनके चेयरमैन और MD के पद पर अपॉइंट हुए हैं। सुशील चंद्र मिश्रा जी की जगह इन्होंने ली है, रंजीत रथ। अब आजकल का रथ कौन है, गाड़ी है, तो गाड़ी को चलाने के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑयल इंडिया के कौन बन गए हैं चेयरमैन और MD, रंजीत रथ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रविंदर ठक्कर जो कि पहले CEO के पद पर काम कर रहे थे वोडाफोन और आइडिया के, लेकिन इस समय पर ये चेयरमैन बन गए हैं किसके, वोडाफोन और आइडिया के। याद रखिएगा, रविंदर ठक्कर नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हिमांशु कपानिया की जगह इन्होंने ली है। ठीक है, यहाँ पर बात करें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के फाउंडर की, तो कुमार
मंगलम बिरला इसके फाउंडर हैं। इसको फाउंड किया गया था 2018 में। हेडक्वार्टर इसका गांधीनगर गुजरात की कैपिटल में है। अगला क्वेश्चन है श्वेता सिंह डायरेक्टर बनी है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। याद रखिएगा डायरेक्टर कौन बनी है, श्वेता सिंह। लिंक करके कुछ याद करने की कोशिश कीजिएगा। श्वेता सिंह इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ऐसा कोई नया अपॉइंटमेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड अपॉइंटमेंट होता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है। बड़े बड़े पदों पर तो 100% आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा श्वेता सिंह आपको याद रखना है। अब यहाँ से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है गूगल ने लॉन्च किया है इंडिया की उड़ान क्यों किया है? क्योंकि 75 ईयर भारत की इंडिपेंडेंस के हो रहे हैं। भारत के जो आर्ट और कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, जो कि भारत के इस समय पर कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी साहब की प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया दिल्ली में। याद रखिएगा इंडिया की उड़ान आंसर यहाँ पर होगा। गूगल ने इसको लॉन्च किया, जी किशन रेड्डी साहब अवेलेबल थे। और क्यों लॉन्च किया गया? जिससे कि जो भारत का आर्ट और कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। आगे बात करें तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इसको फाउंड किया गया था 1998 में। कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया का पहला मून मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है दनूरी। आपसे पूछा जा सकता है किसका मून मिशन है, तो साउथ कोरिया का है और इसको स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नासा की पहली मल्टी स्पेक्ट्रल मैप ऑन मार्स अवेलेबल हुआ है। नासा ने पहला मल्टी स्पेक्ट्रल मैप को लॉन्च किया, किसका? मार्स का, मंगल ग्रह का। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसको फाउंड किया गया था 1958 में। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय पर किसके द्वारा मार्स का मल्टी स्पेक्ट्रल मैप लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा नासा के द्वारा ऐसा काम किया गया। ध्यान रखना है, मार्स को ही मतलब मंगल ग्रह को ही रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसरो ने सबसे छोटा टिनेस्ट रॉकेट लॉन्च किया है जो कि ट्राई कलर शो करेगा स्पेस में। मतलब हमारा जो देश का तिरंगा है उसका कलर शो करेगा स्पेस में। आपको बता दूं इसको डेवलप किया है जो गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट्स हैं, जो कि 750 फीमेल, अलग अलग स्टेट्स की 750 फीमेल्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया और लॉन्च किया है। किसने? तो इसरो ने लॉन्च किया। और कहाँ से लॉन्च किया है? तो इनको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। याद रखिएगा स्पेस पे जाकर ये 3 कलर को शो करने वाला है। आज़ादी सेट इसका नाम रखा गया। क्या? आज़ादी सेट, ये लिखा हुआ आज़ादी सेट इसका नाम रखा गया। आगे बात करें तो अब यहाँ पे मैं ओलंपिक जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि भारत को क्या कैसी कैसी कंडीशन हुई है भारत के साथ। तो आपको बता दूं भारत ने इस साल बढ़िया परफॉर्मेंस किया। पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा कम हो गया लेकिन ठीक था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। पिछली बार भी भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और भारत ने टोटल पिछली बार 3rd रैंक अपनी हासिल की थी। पहले पर ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे पर इंग्लैंड था और तीसरे पर भारत था। आपको बता दूं कि भारत पिछले साल 3rd पोजीशन पर था और भारत को 66 मेडल मिले थे। कितने? 66 मेडल। यहाँ पर बात करें पिछले साल ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार बर्मिंघम यूके में ऑर्गेनाइज हुआ है। यूके का मतलब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ और भारत ने यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। याद रखना है। और भारत की जो रैंकिंग रही है, भारत की 4th रैंकिंग रही है। पहले पोजीशन पर पिछले साल भी ऑस्ट्रेलिया था और इस साल भी ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर यहाँ कनाडा आ गया है, याद रखना है। और चौथे पर भारत है। भारत के बड़े बड़े प्लेयरों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते। 22 टोटल भारत को गोल्ड मेडल मिले हैं। याद रखिएगा इस बार क्रिकेट को सबसे पहले, महिलाओं का जो क्रिकेट है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले एक बार हुआ था क्रिकेट का गेम 50-50 ओवर का, जिसमें मेंस के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। याद रखिएगा कहाँ पर? तो मलेशिया में आई थिंक किया गया था, ठीक है।
इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया था। मैं आपको बता देता हूँ, 1998 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। जब कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ पर जो क्रिकेट है वो मेंस का क्रिकेट खेला जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ, जहाँ पर क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कराया गया और इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी, प्लस 20 ओवर का मैच था। 20 ओवर के मैच में भारत ने यहाँ पर एक सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिएगा, सिल्वर मेडल आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थी भारत के लिए, मतलब ध्वजवाहक थी भारत के लिए, कौन, तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। लेकिन इस बार जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसमें फ्लैग बेरर थी निखत जरीन, जो कि बॉक्सर है, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे मैं कवर करता हुआ चल रहा हूँ। भारत के यहाँ मेडल आपको याद रखने हैं, कितने भारत को मेडल मिले, किसने फ्लैग को लेकर ओपनिंग सेरेमनी में चले स्टार्टिंग में, और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन भारत के लिए फ्लैग बेरर रहा। ये सारी बातें आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।